हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे जो कि सभी टेट के इम्तिहानात के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में अनसीन पैसेज से 15 सवालात और 15 सवालात पेडागोगी के पूछे जाते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे इस वीडियो को भी बनाया गया है। फ़र्क इतना है कि इसमें सवालों की जो तादाद है वो कम है। यहाँ पे एक अनसीन पैसेज लिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ सवालों को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें पेडागोगी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे। पेडागोगी को सवालों को हल करने में हमें परेशानी ये होती है कि हमें उर्दू के मुश्किल अल्फाज समझ में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मुश्किल अल्फाज को हिंदी और अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हुए पेडागोगी के सवालों को हल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सवाल आपसे सीटेट में पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जब आप इन सवालों को देखेंगे और उर्दू के मुश्किल अल्फाज को समझ लेंगे तो आपको सीटेट की पेडागोगी के क्वेश्चंस को हल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा जिसमें खुदा की तारीफ़ की जा रही है। कहा जा रहा है कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खलत उनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चमकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। तो दोस्तों ये था पैसेज। दोस्तों इस पैसेज में किसकी तारीफ़ की जा रही है? खुदा की तारीफ़ की जा रही है। वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की गई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्या इसको गज़ल कहते हैं? जी नहीं दोस्तों, गज़ल के माने होते हैं गाढ़ा गूदा के, यानी कि जिसमें औरतों की बातें की जाती हैं या फिर महबूब से इश्क की बातें की जाती है, वो होती है गज़ल। मरसिया क्या होता है? मरसिया में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की मौत के किस्से और उनके मसाइब बयान किए जाते हैं, जबकि हम्द जो होती है इसी में खुदा की तारीफ़ की जाती है, यानी कि इस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की गई है, इसलिए ये जो नज़्म है वो हम्द है। जबकि नात के बारे में आप लोगों को पता है जिसमें हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब बयान किए जाते हैं, वो होती है नात। तो इस नज़्म में खुदा की तारीफ़ है, इसलिए ये जो नज़्म है वो हम्द है। अगला सवाल है कि जहाँ, आसमां, जवां, मेहरबां अल्फाज क्या कहलाते हैं? दोस्तों यहाँ पे जो चारों अल्फाज है जहाँ, आसमां, जवां, मेहरबां, ये क्या हैं? एक जैसे देखने में लग रहे हैं, हम वज़न है। तो दोस्तों किसी भी नज़म में जो हम वज़न अल्फाज होते हैं वो काफिया कहलाते हैं। अगला सवाल है कि पहना के सब्ज़ खलत उनको जमा बनाया, इसमें कौन सी सिनत है? तो दोस्तों इसमें सिनत इस्तिआरा है। सिनत इस्तिआरा में क्या होता है? सिनत इस्तिआरा में हकीकी माना बोल के मजाजी माना लिया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहना के सब्ज़ खलत, यानी कि हरा खलत का माना होता है वो कपड़ा जो बादशाह की तरफ से किसी को इनाम में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहना के सब्ज़ खलत, और सब्ज़ खलत से मुराद यहाँ पे हरियाली है, यानी कि यहाँ पे हकीकी माना बोला गया है लेकिन मुराद लिया जा रहा है मजाजी माना, इसलिए इस शेर में जो सिनत होगी वो सिनत इस्तिआरा होगी। अगला सवाल है कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया में रदीफ़ कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, और पूरी नज़्म आप लोग देख लें, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। तो सभी जो मिसरे हैं उसके आखिर में आपको बनाया दिख रहा है ना। यहाँ पे भी आपको पहले दूसरे मिसरे में बनाया और फिर चौथे मिसरे में बनाया और फिर छठे मिसरे में और आठवें मिसरे में, सभी में बनाया है। तो ये सभी जो बनाया अल्फाज हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको रदीफ़ कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मिसरा है कि तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, इसमें जो रदीफ़ का लफ्ज़ है वो बनाया है। अगला सवाल यह है कि खलअत के मानी क्या हैं? तो दोस्तों खलअत के मानी मैंने अभी बताए, वो कीमती लिबास जो बादशाह की जानिब से किसी को एजाज़ में दिया जाता है वो होता है खिलअत। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5 सवालात
जो कि पैसेज से रिलेटेड थे, डिस्कस कर लिया। बात करेंगे पेडागोगी के सवालात की। पहला सवाल कि ज़हनी इदराक के ज़रिए जो सूरत जहन में आती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जब हमारी मानसिक क्रिया के ज़रिए कोई भी विचार हमारे माइंड में आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग तसव्वुर या ख्याल कहते हैं, यानी कि विचार हिंदी में इसको कहा जाता है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कि शऊर के एक मरकज पर ठहरने को क्या कहते हैं, यानी कि हमारे विचार, हमारे शऊर जब किसी एक जगह केंद्रित हो जाते हैं, किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम लोग तवज्जो कहते हैं, हिंदी में इसको अवधान कहा जाता है। अगला सवाल कि किंडरगार्टन तरीक़े तदरीस के मुअज्जिद कौन है दोस्तों। किंडरगार्टन जो विधि है उसकी जो आविष्कारक हैं वो फ्रॉबेल हैं। फ्रॉबेल ने अपना एक शिक्षण विधि ईजाद की थी, आविष्कार किया था, जिसका नाम ही किंडरगार्टन था। इन्होंने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं वो फूल की तरह होते हैं, और जो स्कूल होता है वो क्या होता है, एक गार्डन यानी कि बाग होता है, और टीचर एक माली की हैसियत से होता है। अगला सवाल कि मॉन्टेसरी तरीक़े तदरीस का मुअज्जिद कौन, यानी कि जो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है उसके आविष्कारक कौन है, तो दोस्तों मैडम मारिया मॉन्टेसरी मॉन्टेसरी तरीक़े तदरीस की मुअज्जिद हैं। दोस्तों मॉन्टेसरी तरीक़े तदरीस में बच्चों को खेल विधि के ज़रिए तालीम दी जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारी ज़बान जो है उसका कौन सी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में दूसरी ज़बान का दर्जा किसे हासिल है, तो दोस्तों जो हमारी उर्दू ज़बान है वो हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी ज़बान है। अगला सवाल कि हमारे मुल्क में किस उम्र तक बच्चों को मुफ्त तालीम देने का मंसूबा है, तो दोस्तों अगर हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के 21A में राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बताया गया, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताया गया है, जो कि सन 2009 में आया था। इसमें क्या था, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की बात कही गई थी, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कितने साल के बच्चों तक के लिए कही गई है, 14 साल के बच्चों तक के लिए। अगला सवाल यह है कि बच्चों में ईमानदारी को कैसे फ़रोग दिया जा सकता है, यानी कि अगर आप बच्चों में ईमानदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें बच्चों में ईमानदारी को विकास करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, उन्हें सख्त सजाएं देंगे, क्या उसको आप पनिशमेंट करेंगे, या फिर ईमानदारी की अहमियत पर तफसीली रोशनी डालेंगे, यानी कि जो ईमानदारी है उस पर आप बहुत ही विवरण और बहुत ही विस्तृत रूप से उसका विवरण करेंगे, या फिर ईमानदार बच्चों को फ़रोग देंगे, यानी कि जो बच्चे ईमानदार हैं क्लासरूम में उनको बढ़ावा देंगे, या फिर ईमानदार आदमियों की कामयाबी की मिसालें देकर आप बच्चों में ईमानदारी को बढ़ा सकते। तो दोस्तों जब भी हमें बच्चों में ईमानदारी बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को ईमानदार आदमियों की जो कामयाबी है उसके बारे में हमें बताना चाहिए। ईमानदार लोगों की कामयाबी की मिसालें देकर ही बच्चों में ईमानदारी को फ़रोग दिया जा सकता है। अगला सवाल यह है कि स्कूल में सकाफ़ती तकरीबात क्यों मुनक़िद किया जाता है। सकाफ़ती तकरीबात यानी कि जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जो कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनको स्कूल में क्यों किया जाता है, क्यों मुनक़िद किया जाता है, क्यों उनका आयोजित किया जाता है। पहला है कि वो तफरीह तबा का ज़रिया होते हैं। क्या हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम इसलिए आयोजित करते हैं कि उससे हमारी थोड़ा सा मन बहल जाए, तफरीह हो जाए। जी नहीं दोस्तों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा, इनसे कुछ वक्त गुजारने का अच्छा मौका मिलता है, तो जी नहीं दोस्तों, सकाफ़ती तकरीबात मुनक़िद करने का मकसद ये भी नहीं है कि उससे वक्त गुजर जाए। तलबा का कल्चरल ज़ौक़ बेदार होता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम लोग विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि बच्चों का जो संस्कृति के प्रति रुचि है, जो उनका ज़ौक़ है, वो बढ़े, बेदार हो जाए। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि पुरअसर और कामयाब तदरीस के लिए
झैल में से सबसे ज़्यादा क्या जरूरी, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स लिखवाना, यानी कि स्टूडेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनवा दीजिए, या फिर अमली मिसालों से मजमून को वाज़े करना। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी तदरीस जो हो वो बहुत ही प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव हो, तो आपको चाहिए कि आप अमली मिसाल दें, यानी कि प्रयोगात्मक उदाहरण के जरिए बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करवाएं, तभी आपका जो शिक्षण होगा वो इफ़ेक्टिव और प्रभावशाली होगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल ये कि बच्चों की सीरत की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का व्यक्तित्व का विकास हो तो उसके लिए क्या खेल कूद की ज़रूरत है, या फिर ताल्लुम की, या फिर तकनीकी तालीम की, या फिर अजीम शख्सियात के सवाने और मजहबी मालूमात की। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का सीरत बढ़े, उनकी सीरत का विकास हो, तो आप उनको जो महान आत्माएं हैं, महात्माओं की, उनको बायोग्राफी बताइए और उन्हें दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा दीजिए। तो यहाँ पे अजीम शख्सियात की सवाने और मजहबी मालूमात के ज़रिए ही हम लोग स्टूडेंट की जो सीरत है उसको बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल ये कि एक अच्छे उस्ताद का क्या ख़ास काम है, यानी कि एक अच्छे टीचर का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, बच्चों को हंसाना है, या फिर बच्चों से मजाक करना है, या फिर बच्चों में तालीम से दिलचस्पी पैदा करना है। तो एक अच्छे टीचर का जो सबसे अहम काम है वो यही है कि वो बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न कराए। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये कि ज़हन किस उम्र में तेज़ी से बढ़ता है। तो दोस्तों अगर मैं दिमाग की बात करूं, मस्तिष्क की, तो किस उम्र में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो 12 से लेकर के 10 से लेकर के 12 साल की उम्र में बच्चों का ज़हन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। अगला सवाल है कि ज़ैद की अक्ल बकर की अक्ल से अच्छी या तेज़ है, इसकी ख़ास वजह क्या है, यानी कि दो बच्चे हैं, एक ज़ैद है और दूसरा बकर है। जो ज़ैद है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान है, तो इसका रीज़न क्या था दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये जाने कि बच्चों का जो ज़हनी विकास होता है वो कैसे होता है, बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो उनके लिए एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, और साथ ही साथ उनकी जो हेरिडिटी है वो भी आला होना चाहिए, यानी कि विरासत और माहौल की ही वजह से दो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर ज़ैद ज़्यादा अक्लमंद है बकर से, तो इसकी ख़ास वजह है विरासत और माहौल, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। अगला सवाल यह है कि बेहतरीन निसाब वो है जो, दोस्तों अच्छा जो पाठ्यक्रम है, जो बेस्ट सिलेबस है वो क्या है, क्या बच्चों के मिजाज को जो बोझल करे वो है, जी नहीं दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को जो सुला दे ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को फितरी रुझान के ऐन मुआफिक जो, जी हाँ दोस्तों अच्छा पाठ्यक्रम वो है जो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, यानी कि अगर कोई भी बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है तो उसके लिए सिलेबस दर्जा 5 के तालिब इल्मों जितना ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको क्लास 10th या फिर 11th के टॉपिक उनको दे दें, जी नहीं दोस्तों ऐसा करेंगे तो बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बच्चों का हमें मानसिक स्तर भी देखना है, उनका मेंटल लेवल भी देखना है। तो जब भी हमें निसाब बनाना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, तो बच्चों का जो मानसिक स्तर है उसको ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि मिंदाजा जेल में से कौन शायर कसायद के लिए मशहूर है, यानी कि यहाँ पे 4 शायर हैं, मीर अनीस हैं, सौदा हैं, मीर तकी मीर हैं और हाली हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन एक शायर हैं जो कि कसीदे के लिए बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों जो सौदा है ना वो कसीदे बहुत ज़्यादा लिखते थे और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कसीदे के लिए। अगर मीर अनीस की बात करूं तो मीर अनीस मशहूर है मरसिया के लिए, और मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, और ये मशहूर हैं किस लिए, ये मशहूर हैं गज़ल के लिए, जबकि हाली मुसद्दस और नज़मों के लिए मशहूर हैं। आखिरी सवाल, लफ्ज़ जद की जमा क्या होगी। दोस्तों जद के माना होता है दादा के, इसकी जमा हो जाएगी अजदाद, यानी कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम लोग
अजदाद कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीटेट में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। यहाँ पे आपने उर्दू के जो मुश्किल अल्फाज थे उनको हिंदी और अंग्रेजी में जान लिया। ये जानकारी आपको पूरे उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि ज़रूर सीटेट में काम देगी। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आप लोग ने अगर अब तक हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपको उर्दू के PDF चाहिए टेट के लिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, PDF आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप ऐड हो करके उर्दू के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 72 75 54 98 90।